कुछ दिनों पहले मोहतरम जनाब सलीम फारूकी साहब का टेलीफोन मेरे पास आया और इन्होंने फरमाया कि इतवार 31 दिसंबर को जो हम प्रोग्राम करते हैं इसमें मोहतरम शाह मोइनुल फारूकी साहब की बरसी है और मैं चाहूँगा कि उनके बारे में आप कुछ फरमाएं। मुझे आज अपनी कम मायगी का बहुत एहसास हो रहा है कि आप जैसे अहले दानिश और अदबी शख्सियात के सामने मुझ जैसा मैं जाहिली कहूँगा अपने आप को इस मामले में, लेकिन बहरहाल मुझे ये खुशी हो रही है आज कि मैं अपने बॉस शाह मोइनुल फारूकी साहब के लिए मैं कुछ कह सकूँ। मेरा ताल्लुक कॉटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन से था। हमारे साथ मोहतरम जामी साहब भी थे उसी इदारे में। मुख्तलिफ अफसरान भी हमारे आते रहे। शाह मोइनुल फारूकी साहब गालिबन 91 में हमारे इदारे में तशरीफ लाए एज डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। तो हमने बहुत सारे अफसरान के साथ भी काम किया। मैंने भी एक एकेडमी में 6 महीने ट्रेनिंग ली। तो एक अफसरान की ट्रेनिंग होती है जहाँ पे उनको अफसर बनना सिखाया जाता है और वो अफसराना शान जो है वो दिखाई जाती है। लेकिन जब हमने शाह मोइनुल फारूकी साहब को देखा तो हमें उनमें वो शान, अफसराना शान बिल्कुल नजर नहीं आई। सादगी की आला मिसाल, वज़ेदारी उनमें कूट कूट के भरी हुई थी और उनकी यानी जो शफकत है अपने जो लोग थे जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे, तो उनके साथ उनकी जो शफकत थी वो बहुत कम नजर आती है एक ऐसे ब्यूरोक्रेट में जो कि अपने उस पे इंतहा पे पहुंचे और फिर वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ इंतहाई शफकत के साथ वो बर्ताव करे। तो ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं उनको ताज़म याद रखता हूँ और हर नमाज में उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँ कि हमारा तिजारती इदारा था कॉटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, तो शाह मोइनुल फारूकी साहब के आने के बाद उस तिजारती इदारे में अदब दाखिल हो गया और वहाँ अदबी महफिल भी बर्पा होने लगी। हमारे सदर मोहतरम जनाब जामी साहब ने किताब लिखी रोज़न ख्याल, तो उसमें हमने एक अहबाब जामी बनाई। तो उसमें हमने ये सोचा कि हम इनकी किताब की रुनमाई अपने ऑफिस में करें। तो हम ये सोच रहे थे, हम अहबाब ने एक कहा कि हम किसको हम सदारत में बुलाएं, किसको मेहमान खुसूसी बुलाएं। तो हमें एहसास हुआ कि वो तो हमारे अपने इदारे में मौजूद है। तो हमने जाके शाह साहब से रिक्वेस्ट की कि शाह साहब हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, जामी साहब ने किताब लिखी है उसकी रुनमाई करना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इसकी सदारत फरमाइए। तो उन्होंने कहा इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। तो उन्होंने अज़राए इनायत वो हमारी उस फंक्शन में वो हमारी सदारत की और मुख्तलिफ जो अदबी शख्सियात थी उनकी तनकीद के हवाले से उनकी किताब की वो भी तशरीफ़ लाए शाह साहब की वजह से। हमने और जाके उनसे रिक्वेस्ट की, जब उन्होंने ये कहा कि आपके इदारे में तो इतनी बड़ी अदबी शख्सियत मौजूद है, तो मैं उस हवाले से यानी मैंने ये देखा कि उनके ख़ानदान यानी उनकी औलाद दर औलाद ने उनके बारे में जो बयान किया वो यकीनन हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक मशअले राह है। फिर अदबी उनके साथी उनके जो लोग जिन्होंने किताबें पढ़ी, मैं कुछ लिख के नहीं लाया, मेरी कमाई की मैंने पहले एहसास किया, लिख के कुछ नहीं लाया मैं, लेकिन ये दिल की आवाज़ है कि मैंने ऐसा अफसर मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। मैं उसके बाद मैंने कॉरपोरेशन छोड़ के मैंने बैंकिंग की 21 साल में एरिया मैनेजर भी रहा बैंक में, वहाँ तक पहुँचा। तो मैंने उनकी मशअले राह समझते हुए मैंने हमेशा अपने सबॉर्डिनेट्स अपने साथियों के साथ उसी रवैये का इजहार किया कि जो शाह साहब हमारे साथ करते थे। तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला शाह साहब की मग़फ़िरत फरमाए और मैं शुक्रिया अदा करूंगा सलीम फारूकी साहब का। बल्कि मैं कल एक और महफिल में मौजूद था, तस्लीम फारूकी साहब भी उस महफिल में थे, तो वहाँ भी हमारे एक अबू आकिब साहब मौजूद थे। उनके बारे में भी वो खुद अपनी बयान कर रहे थे अपनी मुलाज़मत के बारे में, तो और लोगों ने भी फिर उनसे पूछा। तो ये मुझे खुशकिस्मती है कि कल भी और आज भी मुझे इंतहाई अच्छी महफिल में शिरकत का मौका मिला और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस मनसब का मैं अहल नहीं था। यकीनन मुझे एहसास ही नहीं था कि सलीम फारूकी साहब मुझे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए शाह साहब की, और बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये कहते हुए मुसर्रत भी हो रही है, अपनी किस्मत पे रश भी आ रहा है और थोड़ा सा फख्र भी। जैसा कि आपने शाह मोइनुल फारूकी साहब के बारे में, उनकी औलाद से के बारे में सुना, उनके भांजे पोते नवासे, मगर
جو हमारे चंद दोस्त थे उन्होंने भी उनके बारे में कहा। तो मुझे ये नहीं मालूम था अपनी किस्मत पे इतना रश्क आएगा कि आज उनकी बरसी पे उनका एक अदना चाहने वाला उनकी बरसी की महफिल की सदारत करेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मेरा ख्याल है बात यूं शुरू होती है कि दिल से दिल को राह होती है, और इसका अमली मुजाहरा बहुत दफ़ा मेरे साथ हुआ है। आप जब किसी को दिलो जान से चाहते हैं, अगर बड़ा है तो बेहद इज्जत और छोटा है तो बेहद मोहब्बत, तो वो ना इज्जत और मोहब्बत खाली नहीं जाती, उसका रिटर्न किसी न किसी तरीके से हो जाता है। मेरी जिंदगी में चंद ऐसे बुजुर्ग आए, मैं आज भी अपने वालिदैन की तरह उनकी कमी को महसूस करता हूँ, क्योंकि आज भी वो मेरे दिल में इसी तरह जिंदा हैं जिस तरह मेरे वालिद या जिस तरह मेरे और बड़े। वजह क्या थी कि जाहिर बात है मैं आज भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना उम्र में, ना ओहदे में, ना कद में, मगर उन चंद बड़ों ने जिस तरह मुझे नवाजा, जब मेरा उनसे ताल्लुक हुआ, तो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अपने आप पे हैरत करता था कि ये बड़े मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, क्या वजह है। तो बहरहाल वो तो जौहरी थे, वो हो सकता है वो पहचान लिया होगा, उन्होंने कुछ आदत मेरी उनको अच्छी लगी होगी और वो समझ गए होंगे कि मेरा जाहिर और बातिन में क्या फ़र्क है या यकसा है, तो इस तरह उनसे मोहब्बत मिलती रही। फारूकी साहब से के बारे में ज़रा सा बताने से कबल मैं एक बात बताऊं कि मैंने आज पहली दफ़ा हादी को, मुनीर को लिखते हुए, पढ़ते हुए सुना है। हालांकि ये जब मैं यहाँ आता था, बल्कि मैं यहाँ से पहले इनके पापोश वाले मकान भी गया, मगर यहाँ मैं आना शुरू हो गया था। आप लोग कब यहाँ आए हैं? 2000 में तकरीबन। तो बस उनका फ़ोन आया मुझसे मिलने के लिए, मैं आ गया। वो वजह बताऊंगा कि उन्होंने फ़ोन क्यों किया। तो मैं आया, तो जब से मैं आ रहा था तो जब माशाल्लाह तो ये छोटे थे, तो ख़ासकर ये मुनीर, अली मुनीर, तो ये सब छोटे थे, कोई सो रहा होता था, कोई भी ये था। बहरहाल तब माशाल्लाह अब इनके बारे में बात इनसे भी पता होता रहा, तसीम भाई भी बताते रहे, मगर आज जब इन्होंने अपना लिखा हुआ पढ़ा तो मुझे फिर वो याद आ गया जुमला कि ए खाना हम आफ्ताबस्त। माशाल्लाह फारूकी साहब का पूरा इल्म अदब इन दोनों भाइयों में और इन भाइयों के और उनके बच्चों में आ गया। इसे कहते हैं कि ये, मैं ये कह सकता हूँ कि ये फारूकी साहब का पढ़ता हूँ। तो एक तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि उन दोनों बच्चों को, बल्कि अब इनसे तो तारुफ था हमारे ज़हीर साहब से, मगर इसी हवाले से, मगर आज उनको भी सुना, और ख़ास तौर पे आपके घनगरज के बारे में तो बहुत, मगर आज मुलाकात आपकी हो रही है और आपको मैं सुन रहा हूँ। इसके अलावा हमारे तमाम दोस्तों ने मुख्तलिफ अंदाज से उनके बारे में बताया। वक्त यकीनन बहुत हो रहा है। मैं दरअसल ये पहला मौका था, मैंने जैसे कहा ना कि मैं इस वक्त अपनी खुशी को भी काबू में नहीं कर पाता और इस इज्जत को भी नहीं, कि जो मुझे शाह मोइन हक फारूकी साहब की इस तकरीब में इतना बड़ा एजाज़ दे के आप लोगों ने किया। इसलिए मैंने भरपूर लिखा था, मगर मैं इसको अब थोड़ा सा मुख्तसर करूँगा। मेरी तहरीर का उन्वान है मशरक़ी तमद्दुन का आखिरी इंसान, शाह मोइन हक फारूकी। मैं 1978 में कॉटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में भर्ती हुआ। 5-6 साल तक कॉरपोरेशन के किसी भी शख्स को ये मालूम नहीं था कि मैं शायर भी हूँ। बाद में जब मेरी गज़लें रोज़नामा जंग कराची में शाया होने लगी तो कॉरपोरेशन के अहबाब को इस बात का इल्म हुआ। 1992 में मुझे 2 बैरून मुल्क जाने का इत्तफाक हुआ। जनवरी 92 में मैं भारत गया और सितंबर 2092 में कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में गया। इन दोनों जगह जाने की वजह थी कि 91 में मेरा मजमुआ रोज़न ख्याल आ गया था, तो इस वजह से 1-2-3 शहरों में तकरीब हुई किताब की रोनुमाई की, भारत में और कीनिया में हुई इसी किताब की। उसके बाद आने के बाद फिर यहाँ पर मेरे ये जिसमें सर फहरिस्त हैं, ये ज़ुबैरी हैं, शकील हाशमी,
अल्लाह उन्हें क़रीब के रहमत करे। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सादिक अब्बासी, उनका भी हाल ही में इंतकाल हो गया, और फर्रुख नैयर, इन सब ने मिलके कहा भाई आप इन 2 मुल्कों में हो आए, आपकी किताब की रोनमाई आप हो गई, हम भी कुछ करेंगे। मैंने कहा देखो मैं तकरीब के हक़ में नहीं हूँ, मैं ये तकरीब रोनमाई को माफ़ी के साथ मेरे एक छोटा सा अफसाना भी है जिसका उन्वान दिया था तकरीब रुसवाई। मैं सबकी तकरीब के लिए नहीं कह रहा, जैसे कि आपने आर्ट काउंसिल में तकरीबात देखी होंगी, माजी में भी हुई हैं और अब भी होती हैं, वो सारी तकरीब एक जैसी नहीं होती, उसमें पता चल जाता है। खैर, तो उसमें फिर मैंने इन्होंने कहा कि हम सब इंतजाम कर रहे हैं, आप सिर्फ अहले इल्म को बुलाइए क्योंकि हम उनसे वो हैं। तो फिर ज़ुबैरी 2-3 को जानते थे, उन्होंने नाम लिया। तो इस तरह शानुल हक़ीक़ी साहब आए, शामुल हक फारूकी साहब आए, वफा राजदी आए, मेरे उस्ताद फ़िदा खालिदी साहब आए, इशरत रुमानी आए, और मोइन कुरैशी साहब आए। ये सब हज़राती बहरहाल ये तकरीब हुई। मगर बताना ही चाह रहा हूँ कि उसमें मैंने इनका नाम दिया था, आए, और सबसे ज़्यादा तालियाँ इनकी तहरीर में पड़ी। वजह क्या थी कि फारूकी साहब की तबीयत में जो मिजाज था, तंज बहुत कम था, मगर था बड़ा कारदार, मगर वो इतना तंजिया जुमले नहीं लिखा करते थे जितना उनके मिजाज था। और वो इनके पोतों ने भी बताया, उनके भतीजे भांजों ने भी बताया सब, और आप उनके कॉलम भी पढ़ लीजिए, सियासी मौज़ूआत पे, माशी मौज़ूआत पे जितने भी उन्होंने कॉलम लिखे उसको पढ़िए। उसके अंदर मिजाज में उन्होंने जिस तरह से तंज का काम लिया है वो उनका हक है। तो मैंने यहाँ बताया कि ये मेरा ताल्लुक़ फारूकी साहब से कैसे हुआ। मैं उस वक्त स्टाफ में था और वो फाइनेंस डायरेक्टर होके आए थे। कॉरपोरेशन में मेरा डिपार्टमेंट था फॉरेन एक्सपोर्ट के लिए, और इससे हवाले से मेरा वास्ता पड़ता था फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो मैं वो एलसी वगैरह और दूसरे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाता था, वो खाना पूरी होती थी जो कुछ। तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त थे आप यूसुफ आबिद साहब, तो उनसे मेरा ताल्लुक़ था। मैं अपने कागजात लेके वहीं आता था जो हमारे एक्सपोर्ट के होते थे। तो एक दिन वो मुझे कहने लगे, जामी हमारे नए फाइनेंस डायरेक्टर साहब आए हैं, भाई कमाल के इंसान हैं, साहब ज़ौक़ हैं, उन्हें बरमहल शेर पढ़ने का मलका हासिल है और उनकी गुफ्तगू भी बड़ी दिलचस्प है। लगता नहीं कि हम किसी अकड़ी गर्दन वाले बड़े ओहदे पे फाइज किसी अफसर से बात कर रहे हैं। खुश गुफ्तार भी हैं और बदला संज भी। तुम ऐसा करो, अपना मजमुआ कलाम उनको दो। मैंने यूसुफ भाई से कहा कि यूसुफ साहब, अव्वल तो मैं किसी बड़े आदमी के पास अज खुद नहीं जाता, दोम अपना मजमुआ कलाम उनको क्यों दूं, न जान न पहचान, फिर उनका पीए मुझे उनसे मिलने क्यों देगा। हालांकि वो मेरा दोस्त भी है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उससे कहूं कि मैं फाइनेंस डायरेक्टर साहब को अपना शेरी मजमुआ देना चाहता हूं। मैं बड़े लोगों से जरा दूर रहता हूं। इस वजह यूसुफ साहब खामोश हो गए, मगर दूसरे दिन कहने लगे, तुम अपना शेरी मजमुआ मुझे दो, मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें पेश करूंगा। मैंने फिर एहतजाज किया, मगर उन्होंने जिद नहीं छोड़ी और फिर मुझे उनके शाह मोहल फारूकी के नाम लिख के यूसुफ भाई को देनी पड़ी। और वो जब गए, अच्छा फारूकी साहब में ये कमाल था जो ऑफिसरों में नहीं होता, बड़े ऑफिसरों में डायरेक्टर लेवल के, वो डायरेक्ट अपने जनरल मैनेजर को बुलाते हैं, जनरल मैनेजर को बुलाता है, मैनेजर पे उससे करता है, जिस तरह की चेन है। मगर वो जिसका काम होता था, चाहे वो जूनियर क्लर्क हो, असिस्टेंट हो, या डिप्टी जनरल मैनेजर हो, असिस्टेंट, सबको खुद बुलाते थे जिसका काम है भी आप उनको भेजें, उनसे बात करते थे, वो बड़ों से नहीं पूछते थे। तो इसलिए यूसुफ आबिद साहब को बुला लेते थे। यूसुफ आपको जब मैंने कहा यार मैं इसलिए दूं कि वो एक बड़े आदमी है, कहना नहीं, इसलिए नहीं कि वो बड़े आदमी है, बल्कि इसलिए दो कि वो साहिब ज़ौक़ हैं। तुमको पता नहीं कि उनके पास बैठ के हम कितना महजूज होते हैं। ये पहले ब्यूरोक्रेट हैं जो बराह रास्त हर शख्स को अपने पास बुलाकर काम की नोयत मालूम करते हैं, जिसका उस काम से ताल्लुक होता है। वगरना तो ऐसे बड़े अफसर किसी छोटे अफसरों से बात करना कसरे शान समझते हैं। बहरहाल मैंने ये किताब उनको दी, यूसुफ भाई ने उनको पहुंचा दी। 2 या 3 दिन गुजरे होंगे कि
ان کا چپراسی آیا اور منیجر سے کہا بھائی وہ جامی صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ایف ڈی صاحب بلا رہے ہیں. وہ بھی حیران ہوا مینیجر. خیر میں بھی سن رہا تھا, میں گیا, کہہ رہے ہیں وہ ایف ڈی صاحب بلا رہے ہیں. تو مجھے تب مینیجر دیکھ کے بول رہے ہیں بھی خیریت؟ میں نے پتہ نہیں, ہو سکتا کوئی ہیرا پھیری میں پکڑا گیا ہوں. تو خیر میں وہاں جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑی میز کے دوسری جانب ایک کرسی پر دبلا پتلا سا شخص بیٹھا ہوا ہے, کرتا اور پاجامے میں. ان کو دیکھ کے مجھے حیرت تھی کہ کیا یہی فائنانس ڈائریکٹر ہے؟ ظاہر ہے ان کو تو 3 پیس سوٹ میں ہونا چاہیے تھا. اس وقت تب میں نے فاروقی صاحب کو دیکھا تک نہیں تھا, کیونکہ ان کا آفس 7ویں منزل پر تھا اور ہمارا 8ویں منزل پر. میں نے سلام کیا, اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور بیٹھنے کو کہا. پھر بولے جامی صاحب آپ کا روزہ ہے؟ یہ رمضان کی بات تھی. میں نے کہا جناب الحمدللہ. کہنے لگے اگر آپ کا روزہ نہ ہوتا تو میں آپ کو مٹھائی کھلاتا. میں نے پوچھا سر کس خوشی میں؟ بولے کل یوسف عابد صاحب آپ کی کتاب دے گئے, میں نے رات اس کا مطالعہ کیا, آپ کا کلام پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی. میں اسی خوشی میں آپ کو اپنی جانب سے مٹھائی کھلانے والا تھا. اس دوران میرا حجاب بھی دور ہو گیا. میں نے ہنستے ہوئے کہا سر اس مٹھائی کو ادھار رکھیے, روزے پورے ہونے کے بعد پھر میں آپ سے مٹھائی کھاؤں گا. ویسے آج تک میں نے کسی بیوروکریٹ سے مٹھائی نہیں کھائی. تو وہ مسکرائے. تو اس طرح سے میرا ہوا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جب مجھ سے گفتگو کی تو ظاہری بات ہے ایک اندر ایک ادیب اور شاعر تو چھپا ہوا تھا. تو جو باتیں شروع ہوئیں اور وہ ریفرنس اور حال حوالہ, ان کے جتنے جاننے والے اسلام آباد میں کراچی میں تھے, جو اسلام آباد سے بھی کراچی آ گئے تھے, جن میں محب فاروقی صاحب تو سر فہرست تھے, قمر جمیل تھے, مشرف خواجہ تھے, تو یہ سب تھے. ہماری بھی نیاز مندی تھی. تو وہ بہت دیر مجھ سے بیٹھے. پھر جب بھی کبھی ہوتا وہ بھیج دیتے اور کہتے بھائی اب میں فرصت میں ہوں, اور پی اے کو کہتے یار آدھا گھنٹے تک کے لیے کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں. ہم آدھے گھنٹے بات کرتے. یہ ادب کی باتیں ہوتی تھیں, ادھر ادھر کی باتیں ہوتی. خیر اب یہ جب آپ جانتے ہوں گے بڑے محکموں میں اور کارپوریشنوں میں جب کوئی چھوٹے لیول کا آدمی سے کوئی بڑا لیول کا آدمی تعلقات بڑھاتا ہے تو وہ نمونہ بن جاتا ہے چھوٹا آدمی, اور دوسروں کی نظروں میں کھٹکنے بھی لگتا ہے, اس میں حسد بھی بڑھ جاتا ہے لوگوں میں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب میں کہیں گزرتا ہے یا کسی کے پاس جاتا, بھائی ماشاءاللہ آپ کے تو بڑے, میں نے کیا ہوا, ارے صاحب فائنانس ڈائریکٹر آپ کے دوست ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی میرے دوست نہیں ہیں, وہ میرے آفیسر ہیں. بھائی بڑی آپ کی ماشاءاللہ. یعنی یہ ایک طرح کا تھا, وہ خوشی کا یا حسد کا جو بھی عنصر ہو. تو میں نے کہا نہیں میں ایسی بات نہیں ہے. پھر وہ ایک دفعہ ان کا چپراسی ڈرائیور نظام الدین وہ بیٹھا ہوا تھا, میں کہیں سے گزرا تو روک کے بولنے بھائی آپ کے تو بڑے کیا کہنے آپ کی بات کی, آپ ایف ڈی صاحب کے دوست ہیں. میرے منہ سے جملہ نکلا گیا بھائی میں ان کا دوست نہیں ہوں, وہ مجھ پر محبت کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, ایک ادبی حوالے سے. اور یہ بات یاد رکھو کہ میں بڑے لوگوں سے دور بھاگتا ہوں. اور اسی دفتر میں غضنفر علی خان صاحب بھی تھے, ان کے والد شاعر. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں شاعر ہوں, جب انہیں پتا چلا تو وہ بھی بلانے لگے. اب اس دفتر میں دو, ایک فائنانس ڈائریکٹر اور ایک کمرشل ڈائریکٹر, یہ دو ایسے ڈائریکٹر تھے جو مجھے بلا لیتے تھے. اور غضنفر صاحب کو اتنے اشعار یاد ہوتے تھے, اور ان کی اور اپنے فاروقی صاحب کی اتنی اچھی دوستی ہوئی. یاد ہوگا آپ کو, میں نے غضنفر صاحب سے جب بتایا ان کی جو سرگزشت جب یہ چھپ رہی تھی, تو میں نے غضنفر صاحب کا ایک دم مجھے خیال آ گیا کہ یہ دو بہت قریبی ہیں. تو میں نے ان کو کینیڈا فون کیا. میں نے کہا سر یہ, اور پہلے تو ان کے انتقال کی خبر تھی, بہت افسوس کرنے لگے. پھر میں نے کہا ان کی سرگزشت آ رہی ہے اور اس میں آپ کا لکھنا بہت ضروری ہے. تو پھر انہوں نے لکھ کے بھیجا جو اس کتاب میں ان کا حصہ ہے. تو یہ دو لوگ تھے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک دن جب یہ ریٹائر ہو گئے, میری تقریب میں شریک ہوئے, اس کے بعد کچھ ہفتے بعد ریٹائر ہو گیا اور وہ پاپوش والے گھر میں چلے گئے. تو ایک دن فون آتا ہے مینیجر کے پاس کہ وہ فاروقی صاحب کا فون آیا. میں فون سننے جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں دراصل وقت کی وجہ سے تھوڑا کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں جامی صاحب اب تو میں بڑا افسر نہیں رہا, اب تو آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں نا.
साहब ये सुन के मैं अंदर से कट गया, मैं वजाहत ही नहीं दे पा रहा था। मैंने इतना कहा कि फारूक साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताइए मैं आपसे मिलने कहाँ हूँ। फारूकी साहब ने पापोश नगर वाले वाकई अपने घर का पता लगाया। मैं शाम को अपनी बाइक पे उनके घर पहुंचा, बड़े इत्तेफाक से मिले। मैंने उस जुमले की वजाहत की जो निदाम ड्राइवर ने मुझसे उन तक पहुंचाई थी। फिर वहां भी 1-2-4 मुलाकातें होती रहीं और उसके बाद फिर पता चला, उन्होंने फ़ोन किया और मुझे इस घर का पता बताया कि हम यहाँ शिफ्ट हो गए। अब ये थोड़ा सा वाकया भी ऐसा है कि आपको इससे भी इंसानों की कम्युनिटी का पता चलता है। ये मैंने ख़ास तौर पे ऐसे जुमले कोट किए हैं। जब उन्होंने पता लिखवाया तो मैं वहाँ पहुँचा। एक आलीशान बंगला मेरे सामने था। गेट पर उनके नाम की स्टील की तख्ती लगी हुई थी। ड्राइंग रूम में बैठा उनका इंतजार कर रहा था कि वो दाखिल हुए। बड़े इत्तेफाक से मिले, बहुत सी बातें हुई। मैंने बंगले की तारीफ की। जाहिर बात है, तारीफ तो होती है, प्यारा सा बच्चा हो जाए उसकी तारीफ होती है, बंगला हो जाए उसकी तारीफ होती है, कार कोई ले लेता है उसकी तारीफ करना पड़ती है। तो वो बोले TCP जहां वो चेयरमैन की हैसियत से रहे, और फिर हमारे अदारे काटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में डायरेक्टर फाइनेंस बनकर आए और यहीं से सुबुकदोश है कि दोनों महकमे के लोग मुझसे मिलने आते हैं। जब वो रिटायर हो गए तो मिलने आते थे और इस बंगले को देख के बोलते थे, फारूकी साहब आपने तो बहुत बड़ा बड़ा आलीशान बंगला बनाया है। मैं उनका तंज बहुत अच्छी तरह समझता था। वो कह रहे हैं, मैं समझ रहा था, मगर उनको ये बताना कि ये बंगला मेरे पैसे से नहीं बल्कि मेरे बड़े बेटे तस्नीम फारूकी के पैसे से बना हुआ है, बेसूद था। इसलिए मैं ऐसे बदतीनत लोगों से अपनी सफाई पेश नहीं करता था। और वो इस बात को क्योंकि वो इस बात को कभी दिल से कबूल ही नहीं करेंगे। तो ये तो आप सब जानते हैं, दुनिया में रहते हैं, मुलाजिम भी रहे हैं, सब कुछ है। तो ये उनकी बात थी। फिर उन्होंने मुझे दिखाया ये खाली प्लाट जो बराबर वाला, उस वक्त ये बहुत अच्छा ग्रीन था, सब कुछ था। तो फिर मैं यहाँ पर आता रहता था और मैं था गुलिस्तान जौहर मेन रोड पे मुनी मार्केट में। तो कभी कभी वो भी कभी ड्राइवर के साथ आते, कभी मैं ख्याल है वो कलीम के साथ, कलीम छोटा वो उनके साथ आते। अच्छा, जब पहली दफ़ा आए तो उन्होंने फ़ोन किया, मैं ठीक है, मैं बैठा था अपने ड्राइंग रूम में, वो दोनों ऊपर आ गए। मगर मैंने देखा वो आके 15 मिनट तक तो सांस बहाल करते रहे। अरे मैंने कहा था आप मुझे बता देते। नहीं बस मैं आ गया। खैर बैठे। उसके बाद जब वो आते तो मुझे बोलते, मैं नीचे चले आया था और उनकी गाड़ी में बैठ के उनके साथ बात करता था। एक वाकया और है कि हमारे दोस्त हैं अफजाल अहमद सिद्दीकी साहब, अब उनका भी इंतकाल हो गया। जब उनके ससुर का इंतकाल हुआ तो मैं अमीरुल इस्लाम हाशमी साहब को लेकर नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़या जामा मस्जिद फारूक आज़म नमाज पढ़ने गया। नमाज जनाजे के बाद जब सब लोग बाहर निकले थे तो मुझे दूसरे गेट पे फारूकी साहब नजर आए। उनके हाथ में छड़ी थी और उनके साथ उनका बेटा कलीम उनका हाथ पकड़े हुए था। मैं दौड़ता हुआ फारूकी साहब के पास गया, उन्हें सलाम किया। मेरी जानिब देखते हुए बोले, कौन साहब हैं? ये सुन के मैं हैरत में पड़ गया। बताया, मैं जामी हूँ। फिर वो बड़ी मादत करने लगे, ये माफ करना जामी, मेरी बिनाई अब जवाब दे रही है, अब मुझे साफ नजर नहीं आता। इतने में हाशमी साहब भी करीब आ गए। उन्होंने फारूकी साहब को सलाम किया। मैंने झट हाशमी साहब का नाम बताया। बहुत खुश हुए, बोले, अरे हाशमी कहाँ हो तुम? कुछ देर वहां खड़े बातें करते और फिर बोले, हाशमी जामी के साथ कभी घर आओ। हम दोनों ने उनसे वादा कर लिया कि हम जल्द ही आपसे मिलने आएंगे। रास्ते में हाशमी साहब ने बताया कि इस्लामाबाद में हमारी इनसे बहुत मुलाकात रही। वो हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं, वो कहते, भाई हाशमी कहाँ हो, और मैं उनसे मिलने घर चला जाता। हम दोनों ने तय किया कि हम जल्दी फारूकी साहब से मिलने जाएंगे, मगर मसरूफियात व मकरूहात ज़माना ने हमें बहुत बेबस और लाचार कर दिया। इसमें फंस कर हमने अपना बहुत सा नुकसान भी कर लिया। फारूकी साहब के एक दोस्त इस्लामाबाद में रहते थे, हारून इब्न अली, ब्रिटिश नेवी में बड़े ओहदे से सबुकदोश हुए। उनकी सवाने उम्री अंग्रेजी में अनचार्टर्ड वाटर के नाम से एवन बुक्स लंदन ने 1998 में शाया की। तो फारूकी साहब ने इसका उर्दू तर्जुमा अनदेखी गहराइयाँ के नाम से किया, जो 2006 में मेरे अदारे बज़्म तख्लीक़ अदब से शाया हुई। इन्हीं दिनों मैंने फारूकी साहब से कहा कि क्या आपने अपनी सवानी उम्री लिखने का सोचा है? मुस्कुराते हुए बोले, जामी साहब मैंने अपनी सवानी उम्री लिख ली है। ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर वो उठे और 2 बड़े साइज के स्पाइरल बाइंडिंग वाले रजिस्टर मुझे दिखाए।
میں نے ان سے کہا اس کام سے فارغ ہو کر آپ اسے نظر ثانی کریں اور اسے بھی اشاعت کے مرحلے سے گزاریے. کہنے لگے میرے بیٹے تسنیم فاروقی نے ایک کمپوزر مجھے دیا تھا, میں اس کو اپنی نگرانی میں کمپوز کراؤں. وہ یہاں آ کے بیٹھتا تھا, کافی کام ہو بھی گیا تھا, مگر پھر جو رکا تو روکا رہ گیا. پھر انہوں نے کمپوز کیے ہوئے کاغذات بھی دکھائے. میں نے پوچھا یہ کمپوز کیا ہوا مسودہ کمپیوٹر میں محفوظ ہے؟ بولے کہ نہیں, وہ بھی محفوظ نہیں رہا. اس پہ میں نے کیا میں انہیں دوبارہ کمپوز کرا لوں؟ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. میں دونوں رجسٹر دے دیے مجھے. میں نے پہلی فرصت میں دونوں رجسٹر کمپوز کرا لیے. پہلے رجسٹر کا لکھا کتابی سائز میں کمپوز لے کے ان کے پاس گیا. کہ فاروقی صاحب میں نے پروفنگ کر لی, آپ بارے دیگر کر لیں. تو بولے اب مجھے پڑھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. ایک آنکھ تو ان کی بہت پہلے سے متاثر تھی اور پھر بعد میں تو وہ آستہ سے بہت ہی زیادہ دیکھنے سے معذور ہو گئے تھے. اس لیے آپ ہی کسی دوسرے سے اس کی بارے دیگر پروفنگ کرا لیں. پھر چند سال گزر گئے. فاروقی صاحب کو جب بتایا کہ آپ کی سوانح عمری کمپوز بھی ہو گئی اور پروف بھی ہو گئی, آگے بتائیے کیا فیصلہ ہے, تو کہنے لگے کہ میں اس کا ابتدائیہ اور اختتامیہ لکھنا چاہتا ہوں, مگر آنکھ کی وجہ سے پریشان ہوں. اور یوں فاروقی صاحب اپنی کتاب کا اختتامیہ نہ لکھ سکے, مگر یہ سوانح عمری ہر لحاظ سے بالکل مکمل ہے. دراصل فاروقی صاحب پیش لفظ لکھنا چاہتے تھے اور آخری دنوں کا کچھ تذکرہ کرنے والے تھے, مگر یہ قدرت کو منظور نہیں تھا. وہ اپنی بینائی سے بہت مجبور ہو گئے تھے. تاہم ان کی سوانح عمری ایک عہد کا قصہ ہے, ایک دور کی کہانی ہے اور انسانی, سماجی, معاشی, اخلاقی, سیاسی اور ذاتی زندگی کی داستان ہے. وہ بھی رکھیے سرگزشت. اب اس سرگزشت کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ کہ مجھے کہا میں اپنی کتاب کا نام لکھ رہا ہوں سرگزشت. اس پہ میں نے کہا حضرت اس نام کی تو کئی کتاب آ گئی, بخاری صاحب کی بھی کتاب ہے اور بھی 2-4 ایسے ہیں. تو ہنس کے بولے نہیں وہ سرگزشت نہیں. میں کہا پھر کہنے SIR سرگزشت. میں نے کہا صاحب یہ تو بڑا انوکھا نام دیا آپ نے سرگزشت. کہنے اس کی وجہ سن لو. پھر انہوں نے بتایا کہ جب میں نے پہلی دفعہ نوکری کی سرکاری تو میں LDC تھا. اس وقت میں سب اپنے بڑوں کو سر کہتا تھا, اور جب میں ریٹائر ہوا چیئرمین سے اور فائنانس ڈائریکٹر سے تو سب لوگ مجھے سر کہتے تھے. یہ سرگزشت کی. تو بہرحال اچھا, اب خاص طور پہ سلیم فاروقی کے لیے ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کو غور سے سنیے, کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے ماضی میں ایک علم بلند کیا تھا. ان کا علم ان کے ابا حضور نے گرا دیا. یہ غزل ہے فاروقی صاحب کی. اور دیکھیے مزاح تو ان کی کوٹ کے ان کے اندر بھرا تھا. سنجیدہ تھے وہ, مگر جیسے کہ بچوں نے بھی بتایا سب نے کہ جب بیٹھتے تھے محفل میں, ہم بھی ہوتے تھے تو باتیں کرتے تھے. باتیں ان کی مزاح والی ہوتی تھی, طنز کا کہیں دور نہیں, جہاں ہوتا تھا وہاں کرتے تھے. میں چلا اس کو سنانے حال دل, میں چلا اس کو سنانے حال دل, ہو گئی پنچر پرانی سائیکل, ہو گئی پنچر پرانی سائیکل. جا کے پیدل کوچے محبوب میں, جا کے پیدل کوچے محبوب میں, پیش میں نے کر دیا کنوینس بل, پیش میں نے کر دیا کنوینس بل. سن کے میرا حال ظالم نے کہا, سن کے میرا حال ظالم نے کہا, آئی ایگری دیٹ از ڈیپولبل. گو ٹو ہیل اس نے کہا اور میں گیا. گو ٹو ہیل اس نے کہا اور میں گیا. کہاں؟ سیدھا گلگت سن کے اس کے سیدھا گلگت سن کے فکرہ گو ٹو ہل, وہ گلگت چلے گئے. یا الہی مجھ کو بھی نشکاری میں, یا الہی مجھ کو بھی نشکاری میں, بینک دلوا دے کوئی یا کوئی مل. اور تھا میرا پہلا سبق اللہ ایک, تھا میرا پہلا سبق اللہ ایک, اور پھر جیک اینڈ جل ونٹ اپ دا ہل, اور پھر جیک اینڈ جل ونٹ اپ دا ہل. اب ہے فاروقی سے ہر دم چھیڑ چھاڑ, اب ہے فاروقی سے ہر دم چھیڑ چھاڑ, لے لیا گھر اس کے گھر کے متصل. بہت شکریہ جناب.